भागलपुर नगर निगम में कार्यपालक अभियंता को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अभियंता के ट्रांसफर को लेकर अब पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध नगर आयुक्त से लेकर विभागीय मंत्री तक को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। इधर निगम के पार्षदों का दल कार्यपालक अभियंता के ट्रांसफर को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। वहीं सोमवार को पार्षदों ने नगर निगम के इंजीनियर राजीव रंजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन नगर निगम परिसर से शुरू होकर कंबाइंड बिल्डिंग के पास जाकर समाप्त हुआ। पार्षदों का आरोप है कि इंजीनियर राजीव रंजन उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पार्षद संजय सिन्हा ने बताया कि राजीव रंजन पर पूर्व में कहलगांव में कार्यरत रहने के दौरान भी गंभीर आरोप लगे थे। वे इस बात से हैरान हैं कि ऐसे व्यक्ति को नगर निगम में नियुक्त कैसे किया गया। भागलपुर नगर निगम का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लगता है वह मानसिक रूप से विचलित है। विकास के काम पर जब हम लोग उनसे चर्चा करने जाते हैं तो वह हमारे सम्मानित पार्षदों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और कहता है कि मेरे चैम्बर से बाहर निकल जाएं। जबकि हम लोग हमेशा विकास की बात उनसे करने जाते हैं, उनको विकास करना नहीं है। वह संवेदक के साथ भी वही व्यवहार करता है, नगर निगम के जितना भी कर्मचारी है उसके साथ वही व्यवहार करता है, साथ ही साथ पार्षदों के साथ भी व्यवहार करता है। इसके पहले वह जल संसाधन विभाग में कहलगांव में पोस्टेड था, वहां भी इसके ऊपर यही आरोप लगा है कि मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना। इसके ऊपर भी केस मुकदमा FIR सब हुआ है। वही चाह रहा है कि नगर निगम का विकास इसी तरह होते रहे, ये कभी नहीं चाह रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आए कुछ दिन के बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के समय में जब हम लोग मैदान में जाएंगे जनता के बीच, तो लोग पूछेगा कि आप लोग नगर निगम से क्या काम किए। हम लोगों के पास जवाब नहीं है कि हम लोग क्या काम किए। ये नगर निगम के चलते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के चलते आज विकास ठप पड़ा हुआ है। इसी के विरोध में आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोग सहमति, सभी पार्षदों के सहमति के साथ इनका आज पुतला का दहन किए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, गड़बड़ है, पागल है, उसको अविलंब यहाँ से हटाया जाए, तभी शहर का विकास होगा। नहीं तो यह विकास के बाधक है। हम लोग इसका विरोध में तब तक सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि इसका ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता। कितने पार्षदों का समर्थन था? 51 पार्षद का समर्थन प्राप्त है। कुछ महिला पार्षद नहीं आ पाई, लेकिन जो भी आया, और हम लोग भी चाहते हैं कि और पार्षद जुटेंगे। पार्षद के साथ साथ यह आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि भागलपुर की जनता भी हम लोगों के साथ होगा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अभी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार की तरफ से डीएम ने खुद जो है इस पर संज्ञान लिया था, बावजूद इसके ये यहाँ पर ये डीएम साहब ने कहलगांव के मुद्दे पर संज्ञान लिया है। हम लोग को इसकी जानकारी नहीं थी। ये पैरवी लगाकर नगर विकास मंत्री से यहाँ पहुँचा है और जहाँ जहाँ इनका रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ यह कार्यरत है, सब जगह इनका काम इसी तरह बाधित किया है। और नगर निगम में काम करने की जो शैली है वह संपूर्ण रूप से हम लोग जानते हैं कि कार्य का बाधक है। इनका कार्यशैली एकदम ही संतोषजनक नहीं है। ये लग रहा है यहाँ पे विकास के बाधक बन के आए हुए हैं और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ विधानसभा का चुनाव है और हमारे प्रदेश के जो सरकार है उसको ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश के तहत ये काम करना नहीं चाहते हैं। कोई भी काम होता है इसको पेंडिंग में डालना इनका पहला प्राथमिकता है। हम लोग सभी पार्षदगण एकजुट हैं कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा और भगाएंगे। इसके लिए हम लोग को आमरण अनशन पे बैठना होगा, तो हम लोग बैठेंगे। जब से ये लगभग 2.5 महीने से आए हुए हैं और सारा काम को पेंडिंग करके रखा हुआ है। पार्षद लोग जब उनसे जाते हैं बात करने के लिए तो अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं और मुझे लगता है कि उसका मानसिक संतुलन खो गया है। और ऐसे आदमी को यहाँ पे नगर निगम में क्यों सरकार बैठाई है समझ में नहीं आ रहा है। इनको तो रांची या तो आगरा में रहना था, लेकिन यहाँ पे बैठा दिए हैं
जिनका परिणाम ये होगा कि 2025 में जो स्टेट सरकार की जो चुनाव होगी उसमें जो भागलपुर से जो है बहुत ही खराब मैसेज जाएंगे, क्योंकि जब पूरे भागलपुर शहर में विकास नहीं होगी तो जनता तो बैकआउट करेंगे। और मुझे लगता है कि अब विपक्ष का राजनीति करने के लिए यहाँ पे आए हैं। राजीव रंजन जो हैं एग्जीक्यूटिव साहब, ये विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आए हैं और पटना से इसको विपक्ष से जो है कोई गाइडलाइन इनको मिला हुआ है, जिसके कारण जो है विकास में ये बाधित है। पीरपैंती रेफरल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। मामला पीरपैंती के हरिनकोल पंचायत के चौधरी बसंतपुर गांव से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि विनय सिंह, जिनकी उम्र करीब 55 साल है, आज सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसे देखकर घर वाले उन्हें फौरन रेफरल अस्पताल पीरपैंती ले गए, लेकिन अस्पताल में एक भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे, जबकि 3 डॉक्टरों की ड्यूटी सुबह में थी। वहीं परिजन के द्वारा आरजू मिन्नत करने पर भी कोई डॉक्टर नहीं आए, जबकि कुछ मिनट बाद विनय कुमार सिंह की सांस हमेशा के लिए थम गई। स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार रेफरल अस्पताल पीरपैंती में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान जा चुकी है। लोगों ने कहा कि मरीज के पहुंचने पर भी डॉक्टर अस्पताल के बजाय अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं। मौके पर पहुंचे पंचायत के मुखिया दीपक सिंह ने तत्काल डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। घटना को लेकर भाजपा नेता मुन्ना सिंह ने आक्रोश व्यक्त किया है। भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पर पहुंचे पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने परिजनों को ढांढस बंधाया, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आवेदन थाना अध्यक्ष नीरज को देकर कार्रवाई की मांग की। हमारे पंचायत के चौधरी बसंतपुर के निवासी विनय सिंह, उनकी तबीयत अचानक सुबह 7 बजे खराब हो गई। रिश्तेदारों गांव वालों ने उन्हें वो लेकर पीरपैंती रेफरल अस्पताल आए। यहाँ करीब 7:30 बजे सभी कोई पहुँचे, परंतु कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। लगातार सभी ग्रामवासी प्रयास करते रहे। कुछ देर बाद 112 पर फ़ोन करके पुलिस को भी बुलाया। पुलिस तो आ गई मगर डॉक्टर नहीं आए, और 2 पाली के डॉक्टर नहीं आए। जो एक डॉक्टर जिनकी ड्यूटी 8 बजे तक है वो, और एक डॉक्टर जिनकी ड्यूटी 8 बजे के बाद है वो भी नहीं आए। और अभी 10 बजने को है। हमारे मरीज जो है, हम लोगों को जो जितना अपना विवेक कह रहा है कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस 2.5 घंटे में सरकार द्वारा पदस्थापित कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहा, जिससे हमारे बीच के विनय चाचा गुजर गए। और इस लापरवाही का जिम्मेदार बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, यहाँ के सभी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलकर पैसा कमाने में मस्त हैं, और इनको जो है गरीब के आम जनमानस के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए और इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि पीरपैंती थाना अध्यक्ष है, इंस्पेक्टर साहब है, उन लोगों से क्या कुछ आश्वासन मिला? उन लोगों से तो आश्वासन, उन लोगों तो शांति बनाए रखने के लिए, चूँकि काफ़ी भीड़ जुट गई है तो शांति बनाए रखने के लिए वो लोग आए हैं। प्रशासन अपना काम कर रही है। यहाँ सभी कोई स्थिर बुद्धि के व्यक्ति हैं, पूरी तरह शांति है। परंतु हम लोग सभी ग्रामवासियों का मांग है कि इस डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए, जो डॉक्टर थे, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है इनके प्राइवेट क्लिनिक चलाने की हवस में, और इनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए कि ताउम्र ये कभी भी प्रैक्टिस ना कर सकें। सुबह स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, पीरपैंती रेफरल अस्पताल 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 मुर्दाबाद। ये निश्चित तौर पे डॉक्टरों की और इस अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही है,
और मैं अभी खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। अभी 10 के आसपास समय हो रहा है, मगर जो डॉक्टर अभी प्रभार में है अभी तक यहाँ कोई नज़र नहीं आया और अभी तक डेड बॉडी उस गाड़ी में रखा हुआ है। ये बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। हम सरकार से भी मांग करेंगे, मरीज को गाड़ी से उतारा तक सरकार से मांग करेंगे। और मैं आज माननीय मंत्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य के मंत्री हैं, मैं उनसे भी फ़ोन पे बात अवश्य करूंगा और इस मुद्दे को रखूंगा। अभी मैंने सीएस को फ़ोन करके कहा कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और जो भी डॉक्टर इस ड्यूटी में है उन पर संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई हो। डीएम साहब को मैंने लगाया था मगर जिला अधिकारी अभी फ़ोन उठाए नहीं। वो निश्चित तौर पे कॉल बैक करेंगे ही, और जब कॉल बैक करेंगे तो जिला अधिकारी को भी मैं इस घटना से अवगत कराऊंगा और उनसे भी मांग करूंगा कि उच्च स्तरीय जाँच हो और इस हॉस्पिटल की व्यवस्था सुदृढ़ हो। हम लोग यहाँ 7:30 बजे आ गए हैं। पेशेंट का उस समय थोड़ा सा कंडीशन हमको लगा कि नहीं अभी पेशेंट को यहाँ अगर डॉक्टर रहते तो कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ आए तो कोई डॉक्टर नहीं थे यहाँ पर, जिसके कारण मेरा पेशेंट यहीं पर दम तोड़ गए। वो पेशेंट नहीं, वो हमारे अपने चाचा थे, ठीक है। और क्या बोला जाए, यहाँ के ये रेफरल अस्पताल का तो यहाँ लग रहा है कि आदमी का इलाज नहीं, यहाँ जानवर लोग का इलाज होता है। ऐसा तो आदमी साला जानवर लोग के साथ नहीं व्यवहार करता है जैसा यहाँ आदमी लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पर रहते हैं, अपना ड्यूटी यहाँ अटेंडेंस बना करके अपने प्राइवेट क्लिनिक पे अपना बैठ जाते हैं और वहाँ पैसा कमाने के लिए वो सब अपना वो सब करते हैं। अब प्राइवेट क्लिनिक पे पैसा मिलता है तो रहेंगे। हाँ, यहाँ भी तो 80-50 हज़ार सरकार से मिल रहा है, तो उसका कोई वो चीज़ नहीं है, अपना प्राइवेट क्लिनिक ही चलाना है। इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? जो ड्यूटी आवर में थे और यहाँ उपस्थित नहीं थे, उनका साथ यही है कि बस उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, कि अन्यथा जो मेरे साथ ऐसा हुआ है वो किसी के साथ ना हो। शिक्षा को आधुनिक और रोजगार परक बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आज भागलपुर सराय स्थित एक होटल में करियर हब एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में 1 दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं करियर कॉन्फ्रेंस एजुकेशन फेयर 2024 का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर आनंद मिश्रा, समाज सेवी विनय कुमार, करियर हब एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सकलैन शाही, माई छोटा स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हिलाल उद्दीन एवं मोहम्मद नियाजुद्दीन समेत कई शिक्षाविद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर प्रबंध निदेशक सकलैन शाही ने अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र, बुके और मोमेंटो देकर किया। साथ ही उन्होंने बताया कि करियर कॉन्फ्रेंस एवं एजुकेशन फेयर 2024 का आयोजन भागलपुर जिला के छात्र छात्राओं के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सूबे में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड्स के जरिए स्टूडेंट्स अपने सपने आसानी से पूरे कर सकते हैं। जबकि मंच से डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर आनंद मिश्रा ने करियर हब एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सकलैन शाही के कार्यों की सराहना की। डिप्टी मेयर ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस भागलपुर और आसपास के जिलों के छात्रों के लिए काफी लाभकारी है। इस तरह के आयोजन से शैक्षिक जागरूकता और नए करियर के अवसर मिलते हैं। सुनिए करियर कॉन्फ्रेंस एवं एजुकेशन फेयर के आयोजन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन। मैंने ये तो बहुत अच्छा कदम है और करियर कंसल्टिंग यहाँ सारे स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं। इसकी जानकारी मुझे आपके चैनल से पहले भी मिल चुकी थी और ऐसा प्रोग्राम आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट जागरूक रहें कि हमें कहाँ क्या करना है और कहाँ से क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं, किस नॉलेज को कहाँ से ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये प्रोग्राम ऐसे हमेशा होते रहने चाहिए ताकि जो स्टूडेंट कुछ जानकारी के अभाव में अपना करियर नहीं बना सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम सकलैन साहब को और आपके चैनल को भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये जागरूक करने में बहुत मदद किया। सर, कैरियर हब के रूप में उभर रहा भागलपुर और नाम भी है कैरियर हब एजुकेशन,
कैरियर हब देखिए, आज जो भी स्टूडेंट है, जो भी, और भागलपुर एक बहुत बड़ा एजुकेशन का हब है, लेकिन यहाँ पर लोगों की ध्यान नहीं जाती है। जो यहाँ पर लड़के आते हैं, न सिर्फ बिहार के भागलपुर के आसपास के रहते हैं, बल्कि झारखंड है, बंगाल है, यहाँ के भी लड़के, वहाँ के लड़के यहाँ आकर के एजुकेशन हासिल करते हैं। एजुकेशन हासिल करने के बाद उनको अपने कैरियर की फिक्र रहती है कि हम अपना कैरियर कैसे बनाएं। तो इसमें ये सकलैन साहब का कैरियर कंसल्टिंग एंड एजुकेशन फेयर जो आज लगा है, और ये आगे भी काम करता रहेगा भागलपुर में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भागलपुर के लिए होगा, शहरवासियों के लिए होगा, और यहाँ के एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदे का चीज़ होगा। और हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट ज़रूर इन करियर कंसल्टिंग हब से मिले और अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। ये बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, और विशेषकर सकलैन साहब जो है मेरे से 3 दिन पहले मिले थे और हमारी इनसे बात हुई। इनके बाद से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, और आने वाले भागलपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, इनके कैरियर हब से अवश्य लाभान्वित होंगे, और बड़ी संख्या में छात्रों को हम लोग बताएंगे कि आप आएँ और ये कैरियर काउंसलिंग एंड एजुकेशन फेयर में जो लगाया गया है भागलपुर में आपके लिए। और यहाँ बच्चों को कंसल्टेंट का बिल्कुल अभाव है, जिसके वजह से वो अपना बेहतर कैरियर नहीं बना पाते हैं। और इस अंग के भूमि में हम सकलैन साहब का स्वागत करते हैं, और उनके एफर्ट का भी हम मंदाद देते हैं कि इतने अल्पावधि में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो मॉर्निंग सेज द डे, मॉर्निंग सॉज द डे, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे बड़े ठोस स्तर पर, और विद्यार्थियों को इससे निश्चित रूप में लाभ मिलेगा। देखिए, आज का कार्यक्रम ये हमारा टोटली एजुकेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 15 यूनिवर्सिटियाँ आई हैं भिन्न भिन्न क्षेत्र से, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी तो आपकी, एक यूनिवर्सिटी आपकी यूएस से भी आई है। तो ये इनका यहाँ आने का मतलब यही है कि एजुकेशन, जो बच्चे सोचते हैं कि हम ये प्रोग्राम करना हमारे लिए बहुत कॉस्टली होता है, ये प्रोग्राम हम नहीं कर सकते हैं, हम पास में पढ़ सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं है। आपके पास अगर पढ़ने का टैलेंट है तो आपके पास यूनिवर्सिटी आपके डोर पर आई हैं। आप उनके अपॉर्चुनिटियों को देखिए, आप उनकी अर्ली एप्लीकेशन को देखिए, और टाइम टू टाइम उस एप्लीकेशन को फिल करिए और उनके एंट्रेंस क्रैक कीजिए। तो इस यूनिवर्सिटी आपको 100% स्कॉलरशिप भी देती है, 50% स्कॉलरशिप, 70%, ये सारे आपके स्कोर्स पर डिपेंड करते हैं। तो आप उस स्कोर को समझिए, और कोर्स कोई भी कोर्स ख़राब नहीं होता है, चाहे वो BBA हो, चाहे वो BCA हो, चाहे MCOM हो, चाहे BCOM हो, चाहे वो आर्ट्स हो। आपका फोकस कहाँ है वो आपको देखना है। कहाँ की यूनिवर्सिटी? देखिए, यूनिवर्सिटी यहाँ पुणे से विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर से जैन यूनिवर्सिटी है, ABBS यूनिवर्सिटी है, दिल्ली से जेनाइड बैनेट यूनिवर्सिटी है आपका, फिर वाशिंगटन से US से वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, कोलकाता से एडमस है, IIM है, MIT पटना से। तो ऐसे 15 यूनिवर्सिटियाँ आई हुई हैं यहाँ पे। सर, आगे का क्या रणनीति होगा भागलपुर में इस तरह के प्रोग्राम करने का? देखिए, आगे की रणनीति हमारी ऐसी है कि आने वाले टाइम में हम इस प्रोग्राम को और वेल ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसमें हर एक प्रिंसिपल और टीचर्स तक का हमारे पास इनको इन्फॉर्मेशन अभी भी है, और अच्छी तरह से जाएगा, ताकि वो बच्चों को खुद पहले वहाँ काउंसलिंग करें, उसके बाद इस बड़े प्रोग्राम में वो यहाँ लाएँ। भागलपुर TNB कॉलेज मनोविज्ञान विभाग के हेड एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य
डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की पुस्तक अपराध मनोविज्ञान एक परिचय का आज विमोचन हुआ। पुस्तक का विमोचन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी, नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, इतिहासकार डॉक्टर शिव शंकर सिंह परिजात, डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्रा, डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की मां और आगत अतिथियों ने किया। बता दें कि टीएनबी कॉलेज मनोविज्ञान विभाग के हेड डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने अपराधियों के मनोविज्ञान पर शोध किया है, जिसमें अपराधियों के मनोवैज्ञानिक स्थिति, उसके अंदर की स्थिति, अपराध के तौर तरीके सहित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और प्रोफाइलिंग की गई है। गौरतलब हो कि डॉक्टर राजेश तिवारी अधिवक्ता भी हैं। पुस्तक विमोचन के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी ने कहा कि यह पुस्तक अपराधियों के अपराध से पूर्व और बाद के मनोस्थिति पर आधारित है। खास बात यह है कि इसमें कई केस स्टडी को भी शामिल किया गया है। वहीं चर्चा के दौरान इतिहासकार डॉक्टर शिव शंकर सिंह परिजात ने मनोविज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने से अपराध को कम किया जा सकता है। इस अवसर पर विष्णु खेतान, अनुराधा खेतान, डॉक्टर श्वेता पाठक, डॉक्टर मिथिलेश, अनामिका शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। गौर से देख रहा था कि इसकी सार क्या हो सकती है, तो जो मैंने अनुभव किया कि मनोविज्ञान का लिंक कानून को स्थापित करने के लिए क्या क्या पहलू हो सकता है एक्सपेरिमेंटली मनोविज्ञान के द्वारा, वो उसका ये पहला पार्ट है, एक छोटा परिचय है। इसलिए मैंने अपने भाषण में कहा कि ये अपने विभाग में असाइनमेंट्स के जरिए, स्टूडेंट से डिस्कशन के जरिए ये स्थापित करने का प्रयास करें, जिससे कि किताब की जो दूसरी कड़ी होगी वो ज़्यादा स्पष्ट हो पाए कि कानून तोड़ने वाला की क्या मानसिकता होगी, उसको कैसे पकड़ा जाए, या कोई इनोसेंट कैसे फंस रहा है उसको कैसे बचाया जाए, एसेट्रा एसेट्रा, ये सभी बातें। लेकिन एक दिमाग के अलावा पूरे डिस्कशन के साथ अगर ये और अगली श्रृंखला में लिखा जाए तो इसकी गुणवत्ता में काफ़ी बढ़ेगी और ये भविष्य में कानून का न्याय करने वाले के लिए एक आसान होगा कि वो अपने मनोविज्ञान के प्रयोग को करते हुए सरलता से अपराधियों का चयन कर सकें, कोई गलत आदमी उसमें न फंसे। इसके लिए उसमें एकेडमिक्स का इन्वॉल्वमेंट अगले चेन में हो, ऐसी शुभकामना मैं रखता हूँ। धन्यवाद। सर, आप एक वाइस चांसलर है, राजभवन आना जाना होता है, क्या इस तरह की बातों पर, शोध पर कोई विचार सर महामहिम के सामने होगा? जैसा NEP 2020 में कहा गया है कि 2030 तक मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ नॉन एफिलिएटिंग और मल्टी फंक्शनल होगी, जो शोध पर बेस्ड होगी, जिसमें आपने देखा होगा बिहार से 2 विश्वविद्यालय शोध विश्वविद्यालय घोषित हो भी चुके हैं, जिसमें एक LNMU है, एक पटना यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से अगर भागलपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह की पहल होगी तो ऐसी आशा की जा सकती है कि इस तरह के कई लेखकों के और शोध के विचारधाराओं को कहीं भारत सरकार उसको मान्यता दे और शोध विश्वविद्यालय का दर्जा इसे भी मिले। अभी आप जानते हैं समाज पूरी तरह से असंतुलित है और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए एक जानकारी लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हों, चाहे शोध क्षेत्र से जुड़े लोग हों, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि अपराध क्या है, अपराधी कौन है, अपराध क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपराध का हम पुनर्वास कैसे करें। ये सबसे अहम सवाल है। आप देखते हैं कि लोग जेल में रहते हैं, जेल से लौटते हैं, फिर अपराधी प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं, पुनः फिर जेल जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो है पुनर्वास नहीं होता, उनकी काउंसलिंग हो, उनको गाइडेंस मिले। तो शायद ऐसा करते रहने से प्रशासन के लोगों को ये चाहिए कि लोगों में जो भी लोग आएँ उनकी काउंसलिंग कराएं साइकोलॉजिस्ट से, सो दैट कि वो फिर से वो अपराध नहीं करें। ऐसा नहीं होने की वजह से हमारे अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं, अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। और शायद मैंने ये प्रयास किया है इस किताब में
कि इस किताब से आम लोगों को, खास करके मैंने पूर्व में बताया कि वो चाहे कानून के पेशेवर हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, न्यायपालिका के लोग हैं, उस किताब में जो दिए गए तथ्य हैं, बातें हैं, अगर उसको वो अपने कार्य में सम्मिलित करेंगे या ऐड कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है। मैं भी शोध करके बुक को लिखा हूँ और मुझे बहुत लंबे समय लगे हैं शोध करने में, तो अवश्य अपराध की प्रवृत्तियाँ समाज में कमेंगी, अपराधी कमेंगे, लेकिन उनका पुनर्वास प्रशासन को करना होगा। सर, कितना समय लगा लगभग इस किताब को लिखने? इस किताब को लिखने मुझे 1.5 साल लगे हैं, क्योंकि ये मैं फील्ड से सबसे डाटा कलेक्ट करके, सब लोगों के मनोभाव ले करके, विचार ले करके, कलेक्ट करके, फिर मैंने इसका मूल्यांकन करके, फिर इसका इंटरप्रिटेशन करके मैं इस बुक को लिखा हूँ। आगे क्या विस्तार करेंगे सर? आगे इस किताब के विस्तार करूँगा। अब अभी मैंने एक परिचय लिखा है, अब पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं डिटेल लिखूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पॉकेटमारी करता है तो क्यों वो पॉकेटमारी करता है, और डकैती करता है सिर्फ डकैती क्यों करता है, फ्रॉड करता है तो फ्रॉड क्यों। तो मैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पर मैं काम करूंगा। आपने अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण बातें कही कि जेल में जो लोग चले जाते हैं, निर्दोष लोग चले जाते हैं, पुलिस उसे गिरफ्तार करके भेज देती है। हालांकि मनोविज्ञान की ये कमी है, वो मनोविज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रशासन को चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट को तरजीह दें, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवाएं जेल में। यहाँ के जिलाधिकारी को चाहिए कि जो भी काउंसलर बने, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको जेल में आकर के काउंसलिंग कराएंगे तो उम्मीद है कि सारे अपराध कुछ कमेंगे। अधिवक्ता के साथ एक साइकोलॉजिस्ट कैसे समन्वय बनाया सर? देखिए, अधिवक्ता का तो ये गुण रहा कि मैं कानून को समझता हूँ, कानून के लेचेस को समझता हूँ, कानून की कमी को समझता हूँ, और कहाँ पे कानून को ऐड करना वो समझता हूँ। शिक्षक मनोविज्ञान का हुआ, उसे मनोविज्ञान को कैसे ऐड करना है जो कि मजबूती आ सके, इसलिए मुझे बहुत मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ। मुझे 2 विधा में काम करने का मौका लगा और मैं काम कर रहा हूँ। प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, समाज सुधारकों के लिए और शिक्षाविदों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। हालांकि मनोविज्ञान एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसका जो स्फीयर है, उसमें जो बातें जो आती हैं वो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और अपराधियों के साथ तो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आज जो अपराध हो रहे हैं, पुराने अपराधों को आप याद कीजिए, और आज जो है साइबर अरेस्ट का हो गया, साइबर का क्राइम तो अब पीछे हो गया, साइबर अरेस्ट का युग है। लेकिन सारे अपराध के पीछे एक आदमी की सोच होती है, मानसिकता होती है, और उसके अंदर की चाहे रिवेंज लेने की भावना हो या कोई ऐसी प्रवृत्ति हो, तो जहाँ ये सारी बातें आती हैं वहाँ मनोविज्ञान हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और ये बहुत ही कारगर है। पुस्तक आपके पास है, आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें आप जानेंगे, और सब्जेक्ट से तो ये प्रतिलक्षित होता ही है। तो मैं लगता है ज़्यादा कहा गया इसलिए कि राजेश जी के साथ जो भावनाएं जुड़ी हैं और इस किताब के लेखन के दौरान जो उनके मैं सानिध्य में रहा, तो कुछ मैं ज़्यादा बोल दिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ की बैठक आज भागलपुर इमामपुर पंचायत स्थित पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सैयद बसर अली के आवास पर हुई। बैठक की अध्यक्षता किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सैयद जमा अली ने की। इस दौरान संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सरफुर रहमान, मनोज कुमार मंडल, श्रीकांत यादव, राजेश कुमार, चमकलाल मंडल एवं सैयद फरजीन जाफरी को किसान प्रकोष्ठ में विभिन्न पद पर नियुक्त किया गया।
सूबे में भूमि संबंधी समस्या से लोग परेशान हैं, जिसको देखते हुए अमरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में जन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अमरपुर प्रखंड के सभी पंचायत से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे एवं दर्जनों लोगों ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के नाम आवेदन दिया। मौके पर मृणाल शेखर ने कहा कि भूमि संबंधी समस्या बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। वहीं शिविर में पहुंचे सीओ एवं बीडीओ को डॉक्टर मृणाल शेखर ने सुझाव दिया कि सप्ताह में कम से कम एक दिन वो जनता की समस्या को जरूर सुने और उसका समाधान करे। आज अमरपुर विधानसभा के अमरपुर में भूमि से संबंधित समस्या के समाधान के लिए, सर्वे में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन सहायता शिविर की शुरुआत की गई है, जो एक सप्ताह तक चलेगी। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेना शुरू किया है और आवेदन दिया है और भूमि से संबंधित समस्या आज बिहार की, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी समस्या में एक है। आज लोग परेशान है। सरकार चाहती है इस समस्या का सही में समाधान हो, ईमानदारी से इसका हल निकले, लेकिन कर्मचारियों और कई अधिकारियों की सुस्ती की वजह से वो सरकार का जो ये फरमान है उस पर गंभीरता से अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग परेशान हैं। सरकार चाहती है कि जो ओरिजिनल भूस्वामी हैं उनको उनका सही में हक मिले, वाजिब हक मिले, लेकिन कहीं न कहीं से आज जिस गति से ये काम होना चाहिए वो समाधान नहीं हो पा रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
जीवन जागृति सोसाइटी के बांका शाखा का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भागलपुर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, सुभाष पांडे, एडवोकेट मनीष कुमार एवं राजदेव राय ने दीप जलाकर किया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने संस्था के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। आज बहुत ही हर्ष का दिन है जीवन जागृति सोसाइटी के लिए। हम लोग भागलपुर जिले में तो इस जीवन जागृति सोसाइटी को कई वर्षों से हम लोग इसके द्वारा कई काम कर रहे थे, उसका आज हम लोगों ने ब्यौरा यहाँ दिया। और आज हम लोग बांका में इस जीवन जागृति सोसाइटी जो एक रजिस्टर्ड संस्था है उसको हम लोग यहाँ आज ब्रांच खोले हैं और बबलू जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये आगे बहुत बढ़ेगा। और मैं बांका के तमाम युवा साथियों, अग्रजों सभी से निवेदन करता हूं कि इस जीवन जागृति सोसाइटी से आप जुड़े और इसके काम को समझें और इसको आगे बढ़ाएं ताकि जनहित में बहुतों की जान बच सके, लोगों की मदद हो सके। और जीवन तो हम लोग अपने लिए जीते ही है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे आप लोगों के लिए भी निकालिए, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा और लोगों का भी कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत।